नमस्कार, अमर उजाला बोनस में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम शंखधार और एक नई शाम के साथ एक नए बोनस पॉइंट के साथ हाजिर हूं आपकी खिदमत में। मेरे साथ मुंबई स्टूडियो से द बोनस के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम, दर्शकों का स्वागत है। अंशुमान जी से चर्चा शुरू करें उससे पहले आज आपको बताते हैं कौन सी बड़ी खबरों को हमने शामिल किया है अपने इस शो में। पहली खबर जो है, पहला मुद्दा जो है वो है विदेशी वकीलों से जुड़ा। क्या विदेशी वकील कर सकेंगे भारतीय अदालतों में बहस? जी हां, एक नए नियम नोटिफाई हुए हैं। क्या है इनके भीतर, ये जानेंगे, समझेंगे। राज्यों में क्यों धीमे पड़ रहे विकास कार्य? केंद्र राज्य की उलझी हुई सी ये बात है, इसको समझेंगे। पैसे की किल्लत की वजह क्या है? इंडसइंड में फिर नई गड़बड़ी। क्या हो रहा है इंडसइंड बैंक को? मतलब प्याज के छिलके की तरह हर बार एक नया छिलका उतरता है और पता चलता है कि अंदर भी एक और गड़बड़ी छिपी है। ओमान के साथ व्यापार समझौते की तैयारी। खाड़ी देशों में भारत अपने व्यापारिक संबंध मजबूत करना चाहता है और उस कड़ी में नया देश है ओमान, जहां व्यापारिक समझौतों की बात चल रही है। बांग्लादेश और पाकिस्तान पर मेहरबान आईएमएफ। पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश अगला देश है जिसको आईएमएफ की तरफ से राहत का पैकेज मिला है। क्यों मेहरबान है? भारत के लिए क्या चुनौती है? इसको जानेंगे। और ट्रंप बोले एप्पल भारत छोड़ो। क्यों कहा ट्रंप ने ऐसा? क्या मायने हैं इसके? एप्पल पर इसका क्या असर होगा? ये हम समझेंगे आज एक और बड़ी खबर में। फिलहाल पहली खबर इन सारी खबरों से अलग आपके बैंक खाते से जुड़ी। बैंक खातों के नॉमिनी को लेकर रिजर्व बैंक नियमों में बदलाव कर सकता है। ऐसी खबर है कि रिजर्व बैंक ने खातों में नॉमिनी के फोन नंबर और ईमेल आईडी की जानकारी भरने का प्रस्ताव दिया है। इस पर सभी बैंकों से राय मांगी है कि यह संभव है, नहीं है, किया जाना चाहिए या क्या नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा माना जा रहा है कि ये जो बिना दावे वाली रकम है, इसको देखते हुए आरबीआई ने ये कदम उठाया है। सर, इसकी जरूरत क्या इसी वजह से पड़ी? दो वजह है। पहली और प्रमुख वजह तो ये है कि जो 7,000-8,000 करोड़ रुपए के आसपास की राशि बैंकों में पड़ी हुई है अनक्लेम डिपॉजिट के तौर पर, जिनका कोई दावेदार नहीं है, जिसे दावे के लिए नहीं आए, और पिछले 2 साल से इसका प्रयास चल रहा है। अभी हाल में ही आरबीआई ने नए सिरे से इसके प्रयास शुरू किए थे और अलग अलग बैंकों से कहा था कि जिन एरिया में सबसे ज़्यादा अनक्लेम डिपॉजिट है वहाँ जाकर लोगों से जानकारी हासिल की जाए और ये पैसे उन्हें वापस किए जाएँ। पर समस्या ये है कि नॉमिनीज जिनको नॉमिनेट किया गया है उनके कोई रिकॉर्ड बैंकों के पास नहीं होते, केवल उनका नाम ही होता है। जो भी डेटा होता है, जो भी सूचनाएं होती हैं वो खाता धारक की होती हैं, उसका आधार और उसका पैन या मोबाइल नंबर होता है। तो अब इस समस्या को स्थायी रूप से ख़त्म करने के लिए आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि वो क्या इस बात पर सहमत हैं कि इस बात को अनिवार्य बना दिया जाए कि नॉमिनीज जिनके नाम नामांकन किया जाएगा खाते का, उनके भी फ़ोन नंबर और उनकी सूचनाएं अलग फॉर्म भरते समय या नॉमिनेशन करते समय शामिल की जाए। तो एक तो वजह यह है। दूसरी बड़ी वजह यह है कि जो फेक आईडीज़ के साथ क्लेम आ रहे हैं, जो इस तरीके की सूचनाएं आ रही हैं जिनमें कोई पहचान नहीं है बैंक के पास और लोग आकर बैंक खातों से पैसा निकाल रहे हैं, इसे रोकने के लिए भी नॉमिनीज़ को प्रमाणित करने के कुछ दस्तावेज जोड़ने की बात की जा रही है। बार काउंसिल ने भारत में विदेशी लॉ फर्मों की प्रैक्टिस को अनुमति के लिए नए नियमों को नोटिफाई कर दिया है। नियमों के मुताबिक अगर किसी केस में विदेशी या इंटरनेशनल कानून का मामला होगा तो वैसे केस में विदेशी लॉ फर्म या विदेशी वकील भारतीय कोर्ट में दलीलें रख पाएंगे, बहस कर सकेंगे। भारतीय कानून से जुड़े मामलों में उन्हें भारतीय कोर्ट में प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी। तो सर, क्या माना जाए, रास्ता खुल गया? इसके बाद विदेशी वकील भारत में प्रैक्टिस कर सकेंगे? ये सबसे लंबे समय से लंबित सुधार था। लगभग 1992-93 के दौरान जब भारत में एक आर्थिक सुधार शुरू हुए थे, उस समय से फॉरेन लॉ फर्म्स को और फॉरेन लॉयर्स को भारत में लाने की कोशिश की जा रही है। बराबर इसका विरोध होता था। अंततः अब जाकर हम जब 2025 में हैं
तब ये पहली बार बार काउंसिल इस बात के लिए सहमत हुई है कि वो विदेशी वकीलों को और विदेशी लॉ फर्म्स को भारत में प्रैक्टिस करने की छूट देगी। ये प्रक्रिया कैसे चलेगी, इसके लिए बार काउंसिल ने अपने नियम तय किए हैं। बार काउंसिल का कहना है कि यदि कोई विदेशी मामला, किसी विदेश से जुड़े हुए क्लाइंट का मामला भारत में है और भारत में वो रजिस्टर्ड लॉ फर्म है, तो वो किसी इंडियन लॉयर से अपने लिए इस पर बहस करने के लिए कह सकती है। यानी वो इंडियन लॉयर किसी विदेशी लॉ फर्म के साथ काम कर सकता है और वो उसके बिहाफ पर अदालत में जाकर बहस कर सकता है। विदेशी लॉ फर्म की तरफ से उसे नॉमिनेट किया जा सकता है। इस प्रक्रिया के तहत विदेशी लॉ फर्म्स को भारत में आने और बहस और अदालतों में भाग लेने की एक बड़ी छूट मिलेगी। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि भारतीय लॉयर जो भारत में रजिस्टर्ड है, बार एसोसिएशन के पास रजिस्टर्ड है, वो विदेशी लॉ फर्मों के साथ भी काम कर सकते हैं। सरकार का सांख्यिकी मंत्रालय इसी महीने से देश में नए लेबर फोर्स सर्वे के मासिक आंकड़े जारी करेगा। नए सर्वे में पुराने सर्वे के मुकाबले ज़्यादा जानकारी होगी। इसमें परिवारों की पेंशन, ब्याज, रेमिटांस और मासिक किराए तक की जानकारी को शामिल किया जाएगा। जमीन की होल्डिंग भी इस सर्वे का हिस्सा होगी। जमीन के लीजिंग से जुड़े जानकारी भी इसमें साझा की जाएगी। सर, क्यों लाया जा रहा है, क्या ज़रूरत पड़ी इसकी? भारत का जो सबसे महत्वपूर्ण लेबर सर्वे है, जिसको PLFS कहा जाता है, पीरियाडिक लेबर फोर्स सर्वे, पीरियाडिक इसलिए है कि ये समय समय पर होता है। आमतौर पर ये सालाना तिमाही के आधार पर होता था, लेकिन अब सरकार ने का जो श्रम मंत्रालय है उसने ये फैसला किया है कि अब इसके मासिक नतीजे आएंगे, यानी हर महीने इस जानकारी मिलेगी। भारत में बेरोजगारी के आंकड़ों को लेकर, भारत में श्रम शक्ति कितनी है, कितने लोग लेबर मार्केट में आए, कितने लोग लेबर मार्केट से एग्जिट होकर निकल गए, इसकी जानकारी में खासी गफलत है और अलग अलग दावे हैं। कोशिशें की जा रही है कि पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे को अब हाई स्पीड, हाई फ्रीक्वेंसी सर्वे में बदल दिया जाए और उस व्यवस्था के तहत अब इसके नतीजे हमें महीने में भी मिलेंगे और क्वार्टरली आधार पर भी मिलेंगे। इसके साथ सरकार इसका ढांचा भी बदल रही है। इसमें कई सारे नए क्षेत्र जोड़ रही है, जहां से दरअसल कर्मचारियों की या लेबर के कामकाज के अलावा उनकी आय, उनकी कमाई, उनकी वेल्थ की जानकारी भी की जाएगी, जिसमें कि ज़मीन का होना, ज़मीन लीज पर दिए जाने की जानकारी, इसके अलावा पेंशन से या बाकी अन्य स्रोतों से, इन्वेस्टमेंट से मिलने वाली आय या उसकी राशि, उसके बारे में भी बताना होगा। एजुकेशनल रिलेटेड भी सर्वे में कुछ क्वेरीज डाली जा रही हैं, शिक्षा से रिलेटेड, जिसमें जानने की कोशिश की जाएगी कि जिसका सर्वे किया जा रहा है उसने कितनी शिक्षा पूरी की है, कितने साल में कितने महीने उसने एजुकेशन में लगाए हैं, उसका एजुकेशन का स्तर क्या है। तो धीमे धीमे भारत का PLFS पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे थोड़ा अद्यतन, थोड़ा अपडेट जानकारी के साथ सामने आएगा, जिसकी हम उम्मीद कर सकते हैं। और इससे जो बेरोजगारी के आंकड़े हैं भारत में, उसको लेकर जो एक संदेह रहता है, लगातार प्रश्न उठाए जाते हैं, उसमें थोड़ी कमी होगी और हमें लगता है कि अब हमें थोड़े ऑथेंटिक आंकड़े तो मिलना शुरू होंगे। राज्यों में पूंजीगत खर्च के लिए केंद्र की तरफ से दिए जाने वाले लोन के लिए केंद्र सरकार ने नियमों में बदलाव किया। इसके बाद हुआ क्या कि राज्यों को लोन की किश्त देर से मिलने लगी। इस देरी की वजह से राज्यों में विकास कार्य धीमे पड़ सकते हैं। नए नियमों के मुताबिक राज्य को पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल पर प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारी उपलब्ध करानी होगी। सर, कोई नया कानून, कोई नई व्यवस्था लाई जाती है तो वो तो इसलिए लाई जाती है कि चीज़ें स्मूथ हो जाएं, पारदर्शी हो जाएं, बेहतर हो जाएं। ये नया प्रावधान क्या है और ये देरी की वजह क्यों बन गया? राज्य मुश्किल में है। कई राज्यों से अलग अलग जो सूत्रों से बात हो रही थी, ज़्यादातर राज्य सरकारों को मालूम ही नहीं है कि जिस प्रोजेक्ट फिनांस के लिए वो जा रहे हैं, उस प्रोजेक्ट के आंकड़े को उन्हें एक पब्लिक मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम पर डाला जाना है। दरअसल केंद्र सरकार ने एक विशेष विंडो के तहत राज्य सरकारों को इंटरेस्ट फ्री कैपेक्स लोन देना शुरू किए हैं, जिस पर उन्हें कोई ब्याज नहीं देना होगा। तो राज्य सरकारें अधिक से अधिक सक्रियता के साथ इन कर्जों को लेना चाहती हैं, उससे ब्याज की बचत होती है। लेकिन इसके बदले उन्हें जिन प्रोजेक्ट्स की फिनांस करानी है, उनकी जानकारी वो पब्लिक पोर्टल पर नहीं डाल पा रही हैं। और ये वो कम्युनिकेशन गैप है या ये वो असंगति है जो केंद्र सरकार, RBI, बैंकों और राज्य सरकारों के कामकाज के तौर पर दिखाई जाती है। इससे पहले केंद्र सरकार ने जो व्यवस्था बना रखी थी, उसमें
लोन का अप्रूवल मैनुअल आधार पर हो जाता था, लेकिन अब ये नियम हो गया है कि हर राज्य को ऑनलाइन जाकर ही इस लोन के लिए अपना आवेदन फाइल करना पड़ेगा। रिजर्व बैंक ने प्रोजेक्ट फाइनेंस लोन की प्रोविजनिंग को लेकर जिन नियमों का प्रस्ताव दिया है उसमें ढील दी जा सकती है। रिजर्व बैंक प्रोविजनिंग की लिमिट को घटाकर 1 से 1.25% कर सकता है। मई 2024 में जो प्रस्ताव दिया गया था उसमें 5% प्रोविजनिंग की बात कही गई थी। जून की एमपीसी रिपोर्ट में प्रोजेक्ट फाइनेंस के दिशा निर्देशों की ढील घोषित की जा सकती है, ऐसी भी रिपोर्ट मिल रही है। सर, क्या ज़रूरत है ये प्रोविजनिंग के जो नियम हैं, ये जो लिमिट है, इसको बदलने की ज़रूरत क्यों पड़ी? आर्थिक सुस्ती और बाजार में मांग में कमी इसकी बड़ी वजह है। आरबीआई ने प्रोजेक्ट फिनांस में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स की फिनांसिंग देखी थी जहां पर डिफ़ॉल्ट होने के खतरे थे, एनपीए के खतरे थे, परियोजनाओं की गुणवत्ता अच्छी नहीं थी, उनके फिनेंशियल्स ठीक नहीं थे, और इस वजह से बैंकों ने अधिक प्रोविजनिंग की व्यवस्था के कारण लोन देना और लोन देने की प्रक्रिया कम की थी। अब सरकार की कोशिश है, आरबीआई की कोशिश ये है कि इकॉनमी को मंदी से उबारने के लिए, गिरावट से उबारने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज बांटे जाएँ। उसमें रिजर्व बैंक का खुद का अपना ही ये प्रोविजन या प्रावधान आड़े आ रहा है। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो 5% की प्रोविजनिंग थी उसे घटाकर 1 से 2.5% तक किया जा सकेगा, और उनमें भी जो खासतौर से अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हैं, जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उन्हें वरीयता दी जाएगी ताकि उन्हें कर्ज मिलने में देरी ना हो। इनसाइडर बैंक के खातों में एक और गड़बड़ी का शक है। अब पता चला है कि बैंक पर एक विसल ब्यूरो का लेटर सामने आया है जिसमें गड़बड़ी से जुड़े एक और मामले का शक है। रिपोर्ट जो आई है उसमें पता चला कि बैंक का ऑडिट डिपार्टमेंट खातों की जांच कर रहा है और उसी जांच में ये शक सामने आया है। सर, फिर कुछ नया मिल गया? इंडसइंड बैंक के भीतर क्या है, और मुझे लगता है कि जिस तरीके के मामले निकल रहे हैं उसके बाद इस बैंक पर ट्रस्ट या भरोसा बेहद मुश्किल है, और इसे और ज़्यादा गहरे पड़ताल की ज़रूरत है, ऐसा दिखता है, क्योंकि ऑडिट की तरफ से जो नई जानकारी निकल कर आई वो और भी चौंकाने वाली है कि बैंक के खाते में डेरिवेटिव्स में दिक्कत थी, माइक्रो फाइनेंस और बाकी खातों में दिक्कत थी। अब ये माना जा रहा है कि बैंक ने अपने अदर एसेट्स और अदर लायबिलिटी की अकाउंटिंग भी गलत तरीके से की है, और इसमें बैंक के बहुत सारे एक्सपेंसेस और एंट्रीज मैच नहीं कर रहे हैं, जो कि बैंकिंग उद्योग के लिए बहुत गंभीर और संवेदनशील मामला है। और ये मामला अब निकल कर आया है जिसमें कि बैंक के सीनियर मैनेजमेंट को कुछ समय पहले चिट्ठियां भी मिली थी इसे लेकर, लेकिन अब ये लगातार तीसरा मामला है जो इंडसइंड बैंक की वित्तीय पारदर्शिता पर गहरे सवाल उठाता है, और नियामकों को इस बात के लिए उत्तरदायी होना चाहिए कि बैंकों के भीतर ये क्या चल रहा है ये पता रहे। क्योंकि हम जैसा बार बार होता है कि जब एक बैंक में एक खास किस्म की बीमारी पाई जाती है तो इस बात की पूरी आशंका होती है कि इसी तरीके की अकाउंटिंग गफलत या इसी तरीके के फर्जीवाड़े अन्य बैंकों में भी हो रहे होंगे। खाड़ी देशों में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत खाड़ी देशों के साथ व्यापार समझौते बढ़ा रहा है। यूएई के साथ तो भारत का व्यापार समझौता पहले से ही चल रहा है और अब उम्मीद ये है कि ओमान के साथ व्यापार समझौता होने वाला है। उधर 6 खाड़ी देशों के संगठन गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी जीसीसी के साथ भी ट्रेड डील की बात चल रही है। सर, ये किस तरीके की ट्रेड डील होगी ओमान वाली? ओमान के साथ भारत की एक ट्रेड डील या आप सीपा कहें, कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इसकी तैयारी शुरू हो गई है। ओमान और भारत के व्यापारिक रिश्ते अच्छे हैं। भारत का टोटल एक्सपोर्ट ओमान को फरवरी में करीब 4.42 बिलियन डॉलर था। इंपोर्ट 4.52 बिलियन डॉलर है ओमान से। ओमान से भारत का सबसे बड़ा आयात यूरिया और फर्टिलाइजर बनाने वाले खनिजों को लेकर है। इसके अलावा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का भी आयात होता है। भारत पॉलीप्रोपिलीन, पेटकोक, जिप्सम, कुछ केमिकल और आयरन स्टील का इंपोर्ट भी करता है, जबकि भारत किससे केमिकल्स, लाइट्स, स्ट्रक्चरल सामान, एल्युमिनियम ऑक्साइड, राइस, चावल, एयरक्राफ्ट, सनग्लासेस और खाद्य उत्पादों का निर्यात किया जाता है। भारत की कोशिश ये है कि जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, जीसीसी है, उसमें अलग अलग सदस्य देशों के साथ पैरेलल समानांतर सहमतियां बनाई जाएं और संधि की जाए, और इस दिशा में ये वार्ता आगे पहुंच गई, अगले चरण में पहुंच गई है। भारत और ओमान ने अपनी जो डबल टैक्सेशन एवॉइडेंस ट्रीटी है उसको भी रिव्यू किया है। माना जा रहा है कि नवंबर तक इस एफटीए की या इस सीपा की घोषणा हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ की
भारत के दो पड़ोसी देशों यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश पर मेहरबानी बढ़ गई है। पहले आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए कर्ज को जारी किया और अब बांग्लादेश के लिए भी $1 अरब से ज़्यादा के कर्ज की अगली किस्त मंजूर कर दी है। बांग्लादेश को यह कर्ज जून में मिलने की संभावना है। कर्ज मंजूरी के साथ आईएमएफ ने अर्थव्यवस्था के लिए बांग्लादेश की तरफ से उठाए गए कदमों को भी सराहा है। सर, क्या मिला बांग्लादेश को? बांग्लादेश को आईएमएफ से एक बड़ी राहत और बड़ी सहायता मिली। बांग्लादेश कोविड के बाद गहरे संकट में था, आप सबको पता है, डिफॉल्ट होने की स्थिति में था और उसे आईएमएफ की शरण में जाना पड़ा। बांग्लादेश को आईएमएफ से हम डेटा पॉइंट के जरिए समझते हैं, बांग्लादेश को जून में आईएमएफ से करीब $1.3 अरब की सीधी सहायता मिलेगी, जो कि चौथी और पांचवी किश्त का पैसा है। करीब बांग्लादेश के लिए आईएमएफ ने $4.7 बिलियन अरब का प्रोग्राम तय किया था, जिसमें से अब 3.6 बिलियन की मदद दी जा चुकी है। बांग्लादेश ने आईएमएफ के सुधार लागू किए हैं करेंसी एक्सचेंज के लिए। वो इस बात के लिए सहमत हुआ है कि वो टका के लिए, जो बांग्लादेश की करेंसी है, उसके लिए एक नया सिस्टम लेकर आएगा। आईएमएफ हमेशा दुनिया के देशों को अपने करेंसी सिस्टम बदलने के लिए प्रेरित करता है और टका का जो नया एक्सचेंज बनेगा उसमें सेंट्रल बैंक बड़े लेन देन में ही हस्तक्षेप करेगा, रोज बाजार में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। ये बात बांग्लादेश ने आईएमएफ के साथ सहमति में घोषित की है। इसके अलावा एक $500 मिलियन का स्टेबलाइजेशन फंड बनाया जाएगा बांग्लादेश में जिसको आईएमएफ ने मंजूर दी है और टैक्स बढ़ाए जाएंगे, सुधार किए जाएंगे। बांग्लादेश के लिए ये सहायता काफ़ी महत्वपूर्ण है, ज़रूरी है इस समय, क्योंकि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था कोविड के बाद से गहरी मुश्किलों से गुजर रही है। सर, ये बांग्लादेश के अलावा पाकिस्तान को भी जो राहत मिली है, एक और किस्त की बातचीत चल रही है, पाकिस्तान में क्या मामला है? भारत के लिए चौंकाने वाली बात है कि बांग्लादेश के साथ भी भारत के राजनीतिक रिश्ते इस समय अच्छे नहीं है। बांग्लादेश में गहरी राजनीतिक अस्थिरता रही है और आईएमएफ ने उसे नोटिस में नहीं लिया और अब पाकिस्तान को भी दूसरी किश्त मिली है। जो आंकड़े आए हैं पाकिस्तान के बारे में, उसमें पाकिस्तान को $1.023 अरब की दूसरी किश्त मिल गई है, जो पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में 16 मई तक रिफ्लेक्ट होगी, दिखाई देगी। $7 अरब का प्रोग्राम है पाकिस्तान की मदद के लिए, जिसमें उसे लगभग $2.1 अरब मिल चुके हैं। इसके अलावा पाकिस्तान को $1.4 अरब की सहायता पर्यावरण से संबंधित नुकसानों से बचाने के लिए की गई है। पाकिस्तान की आईएमएफ ने तारीफ की है इस दूसरी सहायता को देते हुए कि पाकिस्तान ने आर्थिक प्रगति की है, महंगाई घटाई है, विदेशी मुद्रा भंडार को संतुलित किया है और एग्रीकल्चर पर टैक्सेशन के नए सुधार किए हैं। और ये बेहद चुनौतीपूर्ण, बेहद रहस्यमय है कि पाकिस्तान का असर और इन्फ्लुएंस आईएमएफ पर काफ़ी ज़्यादा दिखा है, खासतौर से उस दौरान जब भारत के साथ आतंकवाद को लेकर सीधा टकराव था। आपको याद होगा कि जिस दिन भारत ने सीज़फायर घोषित किया था, उसके एक दिन पहले आईएमएफ को पाकिस्तान से सहायता की पहली किश्त मंजूर हुई थी, जिसमें भारत ने जिस बैठक से का भारत ने बहिष्कार किया था, बायकॉट किया था, एब्सटेन किया था और कहा था कि पाकिस्तान को जाने वाली फंडिंग आतंक की मदद के लिए जाती है। लेकिन इसके बाद भी, इस तरीके के ट्रैक रिकॉर्ड के बाद भी, आईएमएफ ने पाकिस्तान पर अपनी मेहरबानी न केवल बनाए रखी है बल्कि उसे बढ़ाया है। ये एक चौंकाने वाला घटनाक्रम है। यूरोपियन यूनियन ने रूस के खिलाफ 17वें दौर के प्रतिबंध लगा दिए हैं। यूक्रेन के साथ सीजफायर नहीं करने के लिए यूरोपियन यूनियन ने ये प्रतिबंध लगाए हैं। नए प्रतिबंधों में रूस के 200 ऑयल टैंकरों को भी शामिल किया गया है। साथ में रूस की मदद करने वाले देशों की कंपनियों और वहां के नागरिकों पर भी सख्ती की गई है। सर, नए प्रतिबंध कितने तीखे हैं और कितने असरदार होंगे? रूस और यूक्रेन के बीच वार्ताओं की कोशिश शुरू हो गई है टर्की में। अभी जो ताज़ा खबर है हमारे पास, उसमें पुतिन ने अपनी तरफ से इसमें भाग लेने की सहमति नहीं जताई है, लेकिन आने वाले दिनों में रूस और यूक्रेन के बीच वार्ताओं का दौर और शांति का दौर शुरू हो रहा है। इधर यूरोपियन यूनियन ने रूस पर सख्ती बढ़ाते हुए प्रतिबंधों की ये करीब 17वीं किश्त है जिसे जारी किया है। पहले प्रतिबंध अमेरिका के साथ भी लगाए जाते थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद यूरोप और अमेरिका दो अलग अलग रास्तों पर चल पड़े हैं और इसलिए यूरोपीय समुदाय रूस को युद्ध से रोकने के लिए, बाध्य करने के लिए प्रतिबंधों की नई किश्त लेकर आया है। प्रतिबंध महत्वपूर्ण है, जिन्हें जानना जरूरी है, क्योंकि इसका असर कहीं ना कहीं ऑयल बाजार से, तेल बाजार से जुड़ा हुआ है। रूस पर इन प्रतिबंधों में शामिल है रूस के ऑयल टैंकर्स की एक ब्लैक लिस्ट। रूस कुछ डार्क फ्लीट का इस्तेमाल करता है, ऐसे
टैंकर्स का इस्तेमाल करता है, जिन्हें जो किसी दूसरे देश में रजिस्टर होते हैं और उनके जरिए रूस का तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाता है प्रतिबंध से बचाकर, क्योंकि रूस पर तेल निर्यात करने का प्रतिबंध है और एक निर्धारित सीमा से ज़्यादा और निर्धारित कीमत से सस्ता तेल वो नहीं बेच सकता है या ज़्यादा निर्यात नहीं कर सकता। तो ऐसे 200 ऑयल टैंकर्स को ब्लैकलिस्ट किया गया है और इनकी पहचान अब यूरोपियन यूनियन के गार्ड्स करेंगे और उनको समुद्र में रोक दिया जाएगा। इससे रूस की तेल कमाई पर असर पड़ेगा। रूस के सेना को सामान देने वाली कंपनियां जो टर्की, सर्बिया और वियतनाम की कंपनियां हैं, उन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। यूरोप में साइबर हमले और मानवाधिकार उल्लंघन करने वाले रूसी नागरिकों पर प्रतिबंध लगाया गया है। रूसी मीडिया पर उड़ानों पर और बंदरगाहों पर आवाजाही पर रोक लगाया गई है। रूसी बैंक और तीसरे देशों की वित्तीय संस्थाएं जो रूस के जरिए काम करती हैं, उन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। अंडर सी केबल व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाले कुछ ऐसे उपकरण, तकनीकें हैं जिन्हें यूरोपियन समुदाय ने रोक दिया है। उसे ऐसा खतरा है कि रूस इसका इस्तेमाल यूरोपीय समुदाय की संचार व्यवस्था के खिलाफ कर सकता है और अगर रूस ने युद्ध विराम नहीं माना तो ये प्रतिबंध और सख्त हो सकते हैं। हालांकि दूसरा पहलू यह है कि अगर घोषित रूप से यूक्रेन और रूस के बीच शांति समझौता होता है, युद्ध विराम की घोषणा करती है, तो यूरोपीय समुदाय अपने इन प्रतिबंधों पर पुनर्विचार करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कतर यात्रा के दौरान अपनी एविएशन कंपनी बोइंग के लिए कतर से बड़ी डील हासिल करने में कामयाब हुए हैं। कतर ने बोइंग के साथ 200 अरब डॉलर की डील की है। इसके तहत कतर एयरवेज को 160 विमानों की सप्लाई की जाएगी। कतर के साथ अमेरिका की इस डील को चीन और ट्रंप के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। क्या मामला है सर ये पूरा? यकीनन ये चीन और ट्रंप के बीच जो विवाद हुआ था और जिस व्यापार युद्ध के दौरान चीन ने बोइंग के विमानों की डिलीवरी रोक दी थी और उसके बाद हमें याद है कि एक महीने पहले बोइंग के स्टॉक में तेज गिरावट आई थी और चारों तरफ क्राइसिस थी। उसके जवाब के तौर में डोनाल्ड ट्रंप ने कतर को विमानों का एक बड़ा बेड़ा खरीदने के लिए मना लिया और ये काफ़ी बड़ी डील है। इससे बोइंग का स्टॉक कल 52 वीक की ऊंचाई पर पहुंच गया। कतर एयरवेज दुनिया की उभरती हुई एयरलाइंस है जो एशिया के से लेकर यूरोप तक के प्रमुख उड़ानों पर मार्गों पर सक्रिय है और उसके पास एक बड़ा बेड़ा है जिसे एक्सपेंड करने के लिए बोइंग उसमें प्रवेश करने की कोशिश कर रही थी। और इसके साथ ही कतर ने डोनाल्ड ट्रंप को, राष्ट्रपति ट्रंप को एक जहाज भेंट किया, एक विमान भेंट किया, वो भी बोइंग का विमान है और ये माना जा रहा है कि वो एयरफोर्स वन का वैकल्पिक विमान होगा। फुली लोडेड सुपर एयरक्राफ्ट है जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए होगा, जिस पर अमेरिका में विवाद हो रहा है। लेकिन अपनी इस यात्रा के दौरान, जहां उसके तीसरे चरण में डोनाल्ड ट्रंप अभी अमीरात में है, अपनी इस यात्रा के दौरान वो अमेरिकी कंपनियों के लिए मध्य पूर्व से, जहां पर सॉवरेन वेल्थ फंड्स के पास काफ़ी पैसा है, उनसे बड़े ऑर्डर और बड़े बिजनेस हासिल करने में यकीनन सफल रहे हैं। अमेरिका में काम कर रहे भारतीयों के लिए एक खराब खबर है, एक कड़वी खबर है। भारत पैसा भेजने पर अब उन्हें टैक्स चुकाना होगा। जी हाँ, क्योंकि अमेरिकी सरकार वहाँ नई टैक्स व्यवस्था लागू करने की योजना बना रही है। नई व्यवस्था को ट्रंप की पार्टी ने अपनी मंजूरी दे दी और ये व्यवस्था जुलाई से लागू हो सकती है। इस व्यवस्था के तहत अमेरिका से गैर अमेरिकी नागरिक अगर दूसरे देश पैसा भेजेंगे तो उन पर 5% टैक्स लगेगा। भारत से अमेरिका को भारत में अमेरिका से करीब 27 अरब डॉलर से ज़्यादा रेमिटांस आता है। 27 अरब डॉलर का रेमिटांस अमेरिका से भारत के पास आता है। सोचिए, इस पर टैक्स लगाने की बात चल रही। क्या है सर ये टैक्स, क्यों इसका लगाया जा रहा है? रिपब्लिकन्स का एक टैक्स प्लान 2025 कांग्रेस के सामने आया है। हम लगातार आपको बताते रहे कि डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ पर तो समझौता किया है, लेकिन इमिग्रेंट्स के मामले में, विदेशी नागरिकों के मामले में वो किसी समझौते को तैयार नहीं दिखते हैं। और विदेशी नागरिकों को या तो वो चले जाएं या टैक्स चुकाएं। इस व्यवस्था के तहत डोनाल्ड ट्रंप के उन कदमों का अगला चरण है ये टैक्स प्लान। इस टैक्स प्लान को में अमेरिकी नागरिकों के लिए जो 2017 में डोनाल्ड ट्रंप ने रियायतें घोषित की थी, उन्हें बढ़ाया गया, कंटिन्यू किया गया है। लेकिन जो गैर अमेरिकी नागरिक हैं, जो दुनिया के देशों में अपने परिवारों को पैसा भेजते हैं, उस पर 5% टैक्स लगाने की घोषणा की गई। और बहुत बड़ा प्लान है, उसका काफ़ी असर होगा पूरी दुनिया में, क्योंकि अमेरिका में पूरी दुनिया के लोग काम करते हैं और रेमिटांसेस दुनिया के कई देशों में परिवारों की और भारत जैसे देशों की तो अर्थव्यवस्थाओं में विदेशी मुद्रा भंडार में रेमिटांसेस का एक बड़ा हिस्सा है। अब जो वो अपने घर पैसे भेजेंगे उस पर टैक्स लगाया जाएगा, टैक्स कटेगा। इस टैक्स की व्यवस्था में
समझना होगा, क्योंकि भारत के बहुत सारे लोग जो विदेश में रहते हैं और हर महीने पैसा भेजते हैं, उनके लिए बड़ी चुनौती आने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारतीय नागरिक अगर यूएस से भारत पैसा भेजेगा तो उसे उस पर 5% टैक्स पे करना होगा, और इस टैक्स पर किसी तरीके की छूट नहीं होगी। हर तरीके के ट्रांसफर पर यह टैक्स लागू होगा। ये टैक्स की व्यवस्था जुलाई 2025 में लागू होने की संभावना है। यानी भारतीय नागरिक अगर मान लीजिए $1,00,000 भेजता या $1,000 भेजता है तो उसे 5% का टैक्स ट्रांसफर पर देना होगा। भारत पर इसका बड़ा गहरा असर होने वाला है। शुभम ने आपने कहा भारत को $27.7 बिलियन का रेमिटेंस आता है और भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में ये एक बड़ा स्रोत है डॉलर लाने का। इस पर हर साल करीब $1.6 अरब के नुकसान की संभावना है जो भारत को रेमिटेंस आ रहा है। यूएस से भारत से आने वाले हर $1,00,000 पे करीब 5,000 रुपए का टैक्स पे करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में अब सिंगल ट्रांसफर्स किए जाएंगे, बार बार ट्रांसफर्स नहीं आएंगे टैक्स लागू होने से पहले, क्योंकि जुलाई में टैक्स लागू होने वाला है। इससे पहले लोग ज़्यादा पैसा बेचने की कोशिश करेंगे। इस टैक्स से बचने का कोई कानूनी रास्ता नहीं है, केवल अमेरिकी नागरिकों के जरिए अगर ये पैसा भेजा जाता है तभी रियायत मिलेगी, नहीं तो इसका कोई कानूनी विकल्प नहीं होने वाला है, जैसी तैयारी अमेरिका रिपब्लिकन ने अपने इस टैक्स कानून में की है। तो क्यों ज़रूरत पड़ गई सर अमेरिका को ये लगाने की? डोनाल्ड ट्रंप रेवेन्यू जुटाने के अपने नए तरीकों के लिए सक्रिय हैं और चर्चित हैं। इस टैक्स का इस्तेमाल उन्होंने बॉर्डर सिक्योरिटी और बॉर्डर सिक्योरिटी की फंडिंग में करने के लिए कहा है, क्योंकि सीमाओं से जो अवैध रूप से निवासी आ रहे हैं उन्हें रोकने के लिए बॉर्डर पर पैसे की ज़रूरत है। तो ये जो टैक्स आएगा, इस टैक्स से वहाँ पर व्यवस्था की जाएगी। इधर अमेरिका के नागरिकों के लिए हम भी आगे बताएंगे कि और क्या क्या सुविधाएं इस प्लान में है। तो वो जो रियायतें अमेरिकी नागरिकों को दी जा रही हैं, जैसे उनके लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाया गया है और टैक्स की रियायतें दी गई हैं, उसकी भरपाई के लिए किया जा रहा है। और जो अप्रवासी भारतीय या प्रवासी वर्कर्स हैं जो अमेरिका से कमाई कर रहे हैं, उनकी कमाई को कम करने की तैयारी की जा रही है। इसका परोक्ष रूप से असर वही है कि यदि या तो आपको अमेरिका में रहना है तो आप टैक्स पे करिए, नहीं तो अमेरिका छोड़कर चले जाइए। बात रेमिटेंस तक ही रहेगी सर या कुछ और भी है? ट्रंप के इस टैक्स प्लान में अमेरिकी लोगों के लिए काफ़ी रियायतें हैं और ये ट्रंप का बेसिक टैक्स प्लान था जो 2017 में उन्होंने लागू किया था। स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा दिया गया है। सिंगल व्यक्तियों के लिए $16,000 से $32,000, $16,000 कर दिया गया है सिंगल के लिए और $32,000 कर दिया गया है कपल के लिए। चाइल्ड टैक्स क्रेडिट 2,000 से बढ़ाकर $2,500 किया गया है। सीनियर सिटीजन्स के लिए $4,000 की एडिशनल छूट है। टिप्स और ओवर टाइम पर कोई टैक्स नहीं लग रहा है। अमेरिकी कार पर लोन पर छूट बढ़ा दी गई है। स्टेट और लोकल टैक्स की छूट बढ़ा दी गई है। इलेक्ट्रिक वाहन और एनर्जी के क्रेडिट्स खत्म कर दिए गए हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप विदेश में अपने यहाँ रहने वाले विदेशियों से या यहाँ रहने वाले दुनिया के अन्य लोगों से पैसा वसूल कर अपने देश के नागरिकों को टैक्स की रियायत दे रहे हैं और इसकी एक अपनी राजनीतिक अपील है। इसलिए माना जा रहा है कि ये इस पर डोनाल्ड ट्रंप से शायद कोई दबाव बनाना मुश्किल होगा। पर भारत के लिए लगातार पिछले कई दिनों से इस तरीके की प्रतिदिन कोई खबर आ रही जो बड़ी बेहद चुनौतीपूर्ण है। अभी भारत अपने प्रवासियों को भेजने का, उन्हें वहां से लाने का, H-1B वीज़ा की व्यवस्था को ठीक करने का, भारतीय कामगारों को नौकरियों के मामले को सुलझा भी नहीं पाया था। तब तक ये टैक्स का कानून आ गया है जो जुलाई से लागू होगा और इसका बड़ा असर हमें भारत में आने वाले पैसे पर दिखाई देगा। चलिए, अमेरिकी राष्ट्रपति ने कतर यात्रा के दौरान एक काम और करा। क्या करा कि अमेरिकी कंपनी एप्पल से कहा कि भारत में फैक्ट्री लगाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है और जो आपने लगाई उसके लिए उनकी निंदा की। ट्रंप ने कहा कि एप्पल पूरे भारत में फैक्ट्री लगा रही है और वे नहीं चाहते कि एप्पल भारत में फैक्ट्री लगाए, बल्कि वे चाहते हैं कि एप्पल अमेरिका में प्रोडक्शन करे। सर, एक तरफ से क्या पूरी खुली चुनौती, एक तरफ रेमिटेंस टैक्स आ गया, दूसरी तरफ आप एप्पल से कह रहे हैं कि भारत में फैक्ट्रियां ना लगाइए। पहले तो चलिए एप्पल के नज़रिए से समझते हैं कि एप्पल पर इसका क्या असर होगा।
शुभम, इस बात का संकेत हमने दिया था 2-3 दिन पहले चर्चाओं में कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम के दौरान अमेरिका की जो भी भूमिका थी और अमेरिका ने जिस तरह से उसका क्रेडिट लिया, डोनाल्ड ट्रंप ने एक नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार एक कहा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान को शांति के लिए बाध्य किया, टकराव टाला, कश्मीर के मामले में हस्तक्षेप का प्रस्ताव किया। ये सब चीज़ें भारत और अमेरिका के रिश्तों को बेहतर नहीं कर रही हैं, बल्कि अब उनमें एक बड़ी तेज गिरावट आई है, ठहराव आया है। और इसी का नतीजा था कि भारत ने WTO में अमेरिका के खिलाफ रिटेलिटरी टैरिफ लगाने की, जवाबी टैरिफ लगाने की अपील दाखिल की थी, जिसके बारे में हमने बोनस पॉइंट के दर्शकों को बताया था। वहां से हमने संकेत दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप इसकी प्रतिक्रिया अपने तरह से करेंगे और ऐसा माना जा रहा है कि उसकी प्रतिक्रिया ये हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की सबसे सफल क्रांति, जो पिछले 5-6 साल में सबसे बड़ी क्रांति है, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को स्थापित किया है पूरी दुनिया में, उस क्रांति को स्थापित करने के लिए में मोबाइल का सबसे बड़ा योगदान है। उस मोबाइल क्रांति पर अब सीधे निशाना किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल से कहा और स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि हमने टिम कुक से कहा है कि वो भारत में फैक्ट्री नहीं लगाएं, भारत के से की जगह अब वो अमेरिका में फैक्ट्री लगाएं। उनका कहना था, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि वो भारत में फैक्ट्री क्यों लगा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत ज़्यादा टैरिफ लगाने वाला देश है और उस ज़्यादा टैरिफ लगाने वाले देश के साथ कारोबार करना हमारे लिए उचित या बेहतर नहीं है। तो ये संकेत यह है कि अमेरिकी कंपनियां अगर भारत में निवेश कर रही हैं तो भारत या तो रियायत दे, जीरो ड्यूटी की तरफ जाए, या फिर वो कंपनियां वापस अमेरिका में निवेश करें। ये एप्पल की भारत की योजनाओं के लिए ज़बरदस्त झटका है, क्योंकि एप्पल ने भी हाल में ही भारत में अपने निवेश की नई योजनाएं घोषित की थी। हमें देखना होगा कि एप्पल के परस्पर की प्रतिक्रिया क्या आती है, क्योंकि चूंकि राष्ट्रपति ने खुद कहा है तो अमेरिकी कंपनी के लिए इस फैसले को या इस आदेश को मानना मजबूरी होगा और इससे काफ़ी उथल पुथल है भारत के मोबाइल उद्योग में या मोबाइल निर्माण में। सर, इतनी तल्ख टिप्पणी, ऐसे तेवर के बाद फिर ट्रेड डील पर जब ये दोनों देश बैठेंगे, भारत अमेरिका, इनकी ट्रेड डील पर भी बातचीत चल रही है, क्या अपडेट वहां से आपको मिल रहा है? वो कितना फिर परवान चढ़ पाएगी योजना? शुभम, भारतीय पक्ष की तौर से तो ट्रेड डील पर कुछ नहीं कहा गया। जैसे भारतीय पक्ष की तरफ से पिछले 5-6 दिनों में एक ही बड़ी पहल हुई कि WTO की, जिसके बारे में हमने बताया, उसके बाद पता चला कि भारत के कॉमर्स मिनिस्टर वार्ता के लिए US जाने वाले हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने केवल एप्पल को भारत में फैक्ट्री लगाने से ही नहीं रोका, उन्होंने ये भी कहा, फिर ये बात कही कि भारत ने ट्रेड डील में जीरो ड्यूटी एक्सेस की सहमति दे दी है, जबकि भारत की तरफ से अभी तक आधिकारिक रूप और अनाधिकारिक रूप से नहीं कहा गया है कि भारत सरकार अपना बाजार अमेरिकी उत्पादों के लिए जीरो ड्यूटी पर खोलने जा रही। जो चर्चा है वो चर्चा यह है कि भारत शायद 8 से 9% की ड्यूटी की कटौती अभी फिलहाल करने की स्थिति में होगा। अलग अलग उत्पादों पर जहां 13% है वहां से करीब 4% के आसपास की ड्यूटी लाई जाएगी, 8 से 9% की कटौती होगी। पर डोनाल्ड ट्रंप दरअसल ये संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जीरो ड्यूटी से कम पर या भारतीय बाजार में सारी बाधाएं जब तक दूर नहीं हो जाएं अमेरिकी कंपनियों के लिए, तब तक वो मानने को तैयार नहीं होंगे। इसलिए उन्होंने ये बात आज दोहराई। इस दोहराव का मतलब था कि अगर वार्ताएं वाशिंगटन में चल रही हैं तो उस पर अमेरिका का रुख और ज़्यादा सख्त होने वाला है। दूसरी और महत्वपूर्ण बात है कि डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के साथ एक डील कर ली है। चाइना ने डोनाल्ड ट्रंप को झुकाकर, चीन ने दबाव बनाकर उस स्थिति में लाए हैं कि एक सहमति और समझौता बन गया है। उसके बाद अब डोनाल्ड ट्रंप बाकी देशों के साथ सख्त बार्गेन करना चाहते हैं। अगर आप मौजूदा परिस्थिति में देखें तो चीन और भारत के बीच जिन सामानों पर प्रतिस्पर्धा है उसमें अभी फिलहाल भारत के पास एडवांटेज है, क्योंकि भारत को रेसिप्रोकल टैरिफ से छूट मिली हुई है 90 दिनों के लिए, और चीन पर तो अब टैरिफ की दर तय हो गई है, 30% के आसपास की दर है औसतन जो सामान चीन में बेचा जा रहा है। तो भारत को ये एक एडवांटेज कुछ समय के लिए मिला हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप अगर किसी भी स्थिति में आगे बढ़ेंगे तो वे अब चीन की अपनी वार्ताओं को और वहाँ मिली सफलता या विफलता दोनों को मिलाते हुए भारत से एक बड़ी रियायत हासिल करने की कोशिश करेंगे, और इसलिए वार्ताओं पर अब भारतीय खेमे से उत्साह उतना ज़्यादा नहीं है। शोल्डर्स डाउन है, लोग थोड़ा किंतु परंतु में है। डोनाल्ड ट्रंप अपने तेवर और अपने रुख इसके बरक्स आक्रामक करते जा रहे हैं। तो अब जब वाशिंगटन लौटेंगे उसके बाद हमें परिस्थितियों में पता चलेगा कि दरअसल ट्रेड डील होने की संभावना है भी या यह भी वार्ताएं थोड़ी लंबी खिंच सकती हैं। मतलब सर, चीन के साथ तो ट्रेड डील होने के बाद मुझे लगता है वार्ताएं और चुनौतीपूर्ण हो जाएंगी भारत के लिए।
वही बात कि चीन के साथ अगर वार्ताएं, क्योंकि चीन को जिस तरीके से जिन शर्तों के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने तैयार किया है, उसके बाद वो दुनिया के अन्य देशों के साथ अब सख्ती से डील करना चाहते हैं। उनके अमेरिका के बाजार में चीन सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था और अमेरिका में महंगाई और मंदी आने का खतरा इस बात से था कि चीन का सामान नहीं आएगा, और इसलिए अब जो दो बड़े ट्रेडिंग पोस्ट्स हैं, जो दो बड़े ट्रेडिंग डेस्टिनेशन हैं, एक यूरोपीय समुदाय और दूसरा भारत, इनके साथ उनकी वार्ताएं चल रही हैं। यूके के साथ डील हो गई है और इन दोनों में डोनाल्ड ट्रंप सख्त बार्गेनिंग करना चाहते हैं और इसीलिए वो बार बार ये कह रहे हैं कि भारत को ने ज़ीरो ड्यूटी पर, भारत ने शून्य इंपोर्ट ड्यूटी पर आयात की सहमति जाहिर कर दी है। भारत के लिए अब ट्रंप से हैंडल करना, डील करना थोड़ा मुश्किल है और वैसे भी भारत पाकिस्तान तनाव के दौरान अमेरिका की भूमिका को लेकर अब भारतीय कूटनीतिक पक्ष का वो कॉन्फिडेंस, वो विश्वास अमेरिका के साथ नहीं दिख रहा है, उस तरीके की जुगलबंदी नहीं दिख रही है जो इस घटना से पहले थी। तो ये था हमारा आज का बोनस पॉइंट। पूरी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कल फिर मिलेंगे ताज़ा एपिसोड के साथ, ताज़ा खबरों के साथ, नए विश्लेषण चर्चा के साथ। लेकिन अगर आप अब तक हमारे मेंबर नहीं बने हैं, अगर आपने अभी तक द बोनस को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि अब 24 घंटे दूर है सिर्फ अर्थम, जो हमारे मेंबर्स के लिए पहला प्रोग्राम है जिसकी अर्ली एक्सेस, जिसकी एक्सक्लूसिव एक्सेस केवल और केवल हमारे YouTube मेंबर्स के लिए होगी। आप द बोनस का चैनल ज्वाइन कीजिए और अर्थम जैसे तमाम नए कंटेंट के लिए, एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए इस परिवार का हिस्सा बनिए। कल हमने आपको बताया था तमाम ऐसी चीज़ें जो आप जैसे ही मेंबर बन जाएंगे आपको मिलेंगी। बोनस की मैगजीन मिलेगी, एंकर्स के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा आपको, आपके सवालों को वरीयता से लिया जाएगा और आपके लिए बहुत सारा एक्सक्लूसिव कंटेंट सिर्फ मेंबर ओनली के लिए पहले एक्सेस दी जाएगी। आपके पोर्टफोलियो का रिव्यू हम अपने एक्सपर्ट्स के साथ करवाएंगे, आपके मनपसंद एक्सपर्ट के साथ आपके सवालों पर, आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पर, आपके बीमा पर राय दिलवाएंगे। तो फिलहाल अगर आपने अब तक ज्वाइन नहीं किया है तो इस परिवार को ज्वाइन कर लीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।